5 मिनट आखिर क्यों? चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी की बात और नीतीश कुमार का नहीं आना, इन दोनों के बीच, और इतना ही नहीं, पी बिजयन से लेकर केरल के मुख्यमंत्री से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों का हाल तो आपने देख ही लिया, कोई नहीं आया। क्या मायने रखता है ये प्रोफेसर साहब? जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो लंगड़ी सरकार है। देश के लोगों का विश्वास मोदी सरकार में नहीं है। आज एक और बड़ी खबर जिस पर आपका ध्यान गया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, जो वोट परसेंटेज बढ़ा था जिसे चुनाव आयोग ने जारी किया था, और खबर यह मिल रही है कि वो वोट परसेंटेज बीजेपी की तरफ निकला है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी ने तो सीधा आरोप लगाया है कि अगर ये वोट जो 4 करोड़ से ज्यादा है, ये अगर इंडिया अलायंस की तरफ आता तो जाहिर तौर पर कांग्रेस बहुत मजबूत होती और नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं होते। ये आरोप बहुत पहले से लगते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर के ईवीएम में जो भी कुछ हो उसके जरिए बहुत कुछ नतीजों में परिवर्तन हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी 240 भी नहीं पहुंचते। ऐसे में विपक्ष लगातार सत्याग्रह कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से भेदभाव परक और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो देश को एक करने के, वन नेशन वन इलेक्शन, सारा कुछ वननेस, लेकिन आप दूसरे पार्टी के सरकार वाले राज्यों के साथ भी जो अवहेलना करते हैं, जो उनके साथ अन्याय करते हैं, उसको लेकर के ये जो ममता बनर्जी का विरोध है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि जहां आप बोलने नहीं दे सकते हैं तो बजट में आप क्या कर रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है। यही वजह है कि वो चाहे पी विजयन हो, स्टालिन हो, या और कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं पहुंचे। उनको मालूम है कि पहुंच करके भी क्या होगा। राहुल गांधी के जब माइक म्यूट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो वहां जाने से भी क्या होगा। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार का नहीं जाना ये स्पष्ट करता है कि कुछ खेल अंदर खाने चल रहा है, और नीतीश कुमार पर कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता। इस देश में जो भी उनको समझता है, उनकी राजनीति को समझता है, वो कभी भी ये नहीं कह सकता है कि नीतीश बाबू किधर जाएंगे, किधर रहेंगे, कहां नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। इधर आंध्र प्रदेश में भी खटपट चल रही है। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ, जगनमोहन रेड्डी के साथ तो विपक्ष खड़ा हो गया है, और पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के पार्लियामेंट के बाहर तक जो मोदी सरकार को चुनौतियां मिल रही हैं, वो इस बात का संकेत करती हैं कि नरेंद्र मोदी 5 साल तक सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। और पहले वो जो होता था कि 56 इंच की छाती, एक अकेला सब पर भारी, अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष मजबूत है, मुझे लगता है करीब 230-35 के आसपास विपक्ष के सदस्य हैं। 237 हैं। 237 इंडिया बड़ा आंकड़ा है जी। तो आप विपक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते। और मीडिया का रुख भी बदलने लगा है राजीव जी। अब मीडिया थोड़ा सवाल भी करने लगा है वित्त मंत्री जी से कि आप मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स का मामला है वो क्या है जी। तो ऐसे में, और मोदी जी तो खामोशी ओढ़े हुए हैं। वो हालांकि ज्यादा बोलते भी नहीं है, और खास करके कोई ऐसा मुद्दा हो जो उनकी छवि को खराब करता हो तब तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। लेकिन अब उनके छत्रप भी आ गए हैं मूड में
जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अगर किनारे लगाने की कोशिश हो रही है, तो योगी कोई साइलेंट मुद्रा में नहीं है, वो भी अपना दांव चलने के लिए तैयार है। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या खामोश बैठेंगी? तो अब बीजेपी के भीतर के जो अंतर्विरोध है वो भी खुल करके आ रहे हैं, और एक व्यक्ति जो पिछले 2-3 साल से नरेंद्र मोदी की नाक में दम किए हुए है जी, वो बात अलग है कि आप 20 मुकदमे लगवा दीजिए, 30 लगवा दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कितना भी प्रताड़ित कीजिए, सुल्तानपुर कोर्ट में हाजिरी और उसके बाद लौटते समय रामचेत की दुकान पर रुकना, चप्पल सीना सीखना, ये क्या दिखाता है कि जो लोकतंत्र दरक गया है उसकी सिलाई राहुल गांधी करेंगे। जो रामचेत की उम्मीदों पर जो ग्रहण लगा है, बेरोजगारी और महंगाई का आलम है। मैं तो रामचेत के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं बैठ करके, एक साहित्य का विद्यार्थी हूं इसलिए भी। रामचेत जो घर लेकर के जाते होंगे, क्या रामचेत का जो भी बच्चे होंगे वो पढ़ने की स्थिति में होंगे आज? और राजीव जी नेहरू से लेकर के, बल्कि मैं तो गांधी और बाबा साहब को याद करते हुए कह रहा हूं कि नेहरू जब फूलपुर से चुनाव लड़ते थे तो उनके मंच पर कई दलित गीतकार आते थे और वो लोकगीत गाया करते थे अवधी में। मैं उसको हिंदी में आपके सामने रख दे रहा हूं दर्शकों के लिए। वो उदित राज नाम के गीतकार थे, वो गाते थे कि अब हमको चावल खाने को मिलेगा, हमारे पैरों में भी चप्पल होगी, हमारे बच्चे भी पढ़ने के लिए जाएंगे। ये नेहरू से लेकर के और यहां तक का जो लोकतंत्र है। रविकांत जी, अगर अवधि में बोल पाए, अगर है तो अवधि जो ओरिजिनल है जरा प्लीज बोलिए, कैसे है? वो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैं अवधि भाषी नहीं हूं जी, लेकिन जी, जी, मैं उसको निकाल के रख लूंगा, आपके अगले कार्यक्रम में उसको जरूर सुनाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। तो वो नेहरू के प्रति दलितों का जो प्रेम था और उम्मीदें थी, आज उत्तर प्रदेश का दलित भी बहुत उम्मीद से राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और मैं समझता हूं कि जो उनकी गरीबी है, जो बदहाली है, उस पर टांके लगाने का काम राहुल गांधी करने के लिए तैयार हैं और लोग उनको गले से लगाने के लिए। कल रामचेत की अगर आंखों में आंसू आपने देखे हो, भला नरेंद्र मोदी ने तो पैर धोने का प्रहसन भी किया था। आप जिन स्वीपर्स के पैर धोए जा रहे थे उनकी आंखों में क्या देख रहे थे? उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो, आप ऐसे भी आंखों में पढ़ सकते हैं कि खौफ नजर आ रहा था कि जबरन बिठाए गए थे या वो बहुत प्रसन्न थे। क्या था? वो केवल कैमरे पर नौटंकी चल रही थी। लेकिन रामचेत की भीगी हुई पलकें ये कह रही थी कि वो कह रहा कि आज तक मेरे पास कोई नेता नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता, और रामचेत ने बड़ी इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ ही कहा कि कम से कम राहुल गांधी मेरा दुख दर्द सुनने के लिए, मेरी समस्या जानने के लिए आए। तो ये जो वर्किंग क्लास है, जो काश्तकार है, जो आपका कारीगर तबका है, उसको लेकर के जो चिंता है राहुल गांधी की, क्योंकि अर्थव्यवस्था यहीं से चलती है। 5वें नंबर की इकोनॉमी अंबानी और अडानी के घरों की तिजोरियां भरने से नहीं होती है। उस 5वें नंबर की इकोनॉमी का फायदा किसको मिल रहा है? राजू जी, सवाल यह है, अगर रामचेत कल को भी इसी तरह से बेरोजगारी का दंश झेलता रहे, अगर वो मजबूर रहे, अगर उन्हें खाने को सब्जी तक नहीं मिली, उनके थाली में अगर दाल नहीं है, तो फिर लानत है ऐसी 5वीं अर्थव्यवस्था पर। ये सपने आप किसको दिखा रहे हैं विकसित भारत को बनाने के? राहुल गांधी उनकी बात कर रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछना। और मुझे फिर गांधी याद आते हैं। गांधी के लिए राष्ट्रवाद क्या था? गांधी कहते थे कि राष्ट्रवाद का मतलब है अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना, और ये काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। ये बदलाव का संकेत है
ये बदलाव की बयार चल निकली है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये और तस्वीरें हम लोग लगातार देखेंगे और जो उम्मीदें दरक गई हैं उसको टांकने का काम राहुल गांधी निरंतर कर रहे हैं। जी बिल्कुल।